नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। 17 फरवरी को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो वोट ऑन अकाउंट पेश करेंगे, उसमें यह उम्मीद कम है कि वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वोट ऑन अकाउंट के बहाने कांग्रेस के चुनावी आइडिया का कुछ अंदाज हमको लगेगा। चूंकि चुनाव सर पर हैं, तो जाहिर है कि चिदम्बरम साहब पर लोगों को खुश करने का दबाव पार्टी की तरफ से जरूर होगा। उधर बीजेपी का आर्थिक एजेंडा क्या है, आर्थिक आउटलुक क्या है, ये भी अब जानने की बड़ी कोशिशें हम लोगों ने तेज कर दी हैं, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो आए उसके पहले सभी लोग इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जैसा एहसास करा रही है बीजेपी, वैसा इकोनॉमिक एजेंडा वो कितने जल्दी पेश कर सकते हैं वोट एंड अकाउंट के बहाने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं, रविशंकर प्रसाद। वक्त निकालने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल सिंघवी साहब आपसे है, अपोजिशन को ब्लेम मत करिएगा, और वो ये कि इस संसद के सत्र में आप लोग कुछ बिल पास कराना चाहते थे, कुछ काम करना चाहते थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या इस दबाव में वोट एंड अकाउंट में भी आप ऐसा कुछ तो नहीं ले आएंगे जिसमें विपक्ष और नाराज हो और वोट एंड अकाउंट को भी पेश करने में आपको दिक्कत हो? अब मैं अटकलों का उत्तर कैसे दे सकता हूं संजय जी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जहां एक सरकार ने 9 बजट पेश किए हैं पूरे, जो एक सरकार नेहरू जी के समय के बाद पहली बार अपने 2 कार्यकाल खत्म कर रही है जी, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई आशंका लाजमी है। इतने 9 बजट पेश कर दिए, उसके बाद वोट ऑफ अकाउंट पेश नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल निराधार सा एक फीलिंग है। ठीक है, तो क्या फिर हम ये आशा करें अगर आप किसी एक मिनट अगर किसी बहाने से बीजेपी अवरुद्ध करना चाहती है तो अवरुद्ध कभी भी कर सकती है। अगर किसी बहाने से बीजेपी किसी चीज के ऊपर गुस्सा दिखाना चाहती है तो दिखा सकती है। इसका निर्णय, इसका जज पब्लिक जनता होगी। उदाहरण के तौर पे अभी तेलंगाना को पारित करने के लिए बीजेपी का ये कहना कि हम तेलंगाना के समर्थन में हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से डिस्कशन हो। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि तेलंगाना में व्यापक डिस्कशन पार्लियामेंट में, संसद में नहीं हो सकता। वो अच्छे से जानती है कि ये संसदीय प्रणाली अवरुद्ध होगी, फिर भी वो ये कह रही है। तो इसी प्रकार से अगर वोट अकाउंट में करते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वोट एंड अकाउंट में वो कोई अड़ंगा डालना चाहेंगे, ये मुझे उम्मीद है उनसे। इसके पहले कि मैं आपसे पूछूं कि वोट एंड अकाउंट में चुनावी खेल आप क्या करेंगे, आइए रविशंकर जी को शामिल करते हैं। सर, अभी अभी प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि उनका हार्ट ब्लीड हो रहा है जिस प्रकार से संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कि इस पर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे। देखिए, पहली बात, अभिषेक मनु सिंघवी ये क्या बोल रहे हैं? आज राज्यसभा में उनकी पार्टी के लोग एक कह रहे हैं कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश वो वेल में आते हैं, और इनकी पार्टी के लोग गिव अस तेलंगाना लेके वेल में आ रहे हैं। हम शांति से बैठे हुए हैं। लोकसभा में इनके मंत्री, इनके वरिष्ठ मंत्री वेल में हैं, इनके सहयोगी को सस्पेंड करना पड़ रहा है, एक्सपेल करना पड़ रहा है। वो लोकसभा के वेल में आकर के टेबल पर चढ़कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी आपके लोग कर रहे हैं, हम तो शांति से बैठे हुए हैं। हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि तेलंगाना एक ऐतिहासिक विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा बाकी पर होनी चाहिए। हमने बनाया छत्तीसगढ़, हमने बनाया झारखंड, हमने बनाया उत्तराखंड। लालू प्रसाद ने कहा था कि मेरी लाश पर बनेगा बिहार का बंटवारा होगा, उनको भी समझाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। आप अपने घर को संभाल नहीं सकते, किरण रेड्डी आपके मुख्यमंत्री धरना पर बैठे हुए हैं, तो अपनी नाकामी का ठीकरा आप हमारे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में हम शांति से बैठे हैं और आपके मंत्री धरना दे रहे हैं? सिंघवी साहब, ये बिल्कुल अनुचित है। दिन भर के टीवी के रिपोर्ट्स को देख लीजिए, इनके मंत्री आज धरने पर हैं और इनको सोनिया गांधी के सामने अपने कांग्रेसी एमपीज की एक दीवार खड़ी करनी पड़ी अपने मंत्रियों और कांग्रेस के एमपी के लिए। ये इनकी पार्टी का हाल है जी। ये एक फेयर पॉइंट है रविशंकर जी का, और वो ये कि आपके लोगों के कारण, आपकी समस्याओं के कारण संसद नहीं चल रही है। आप बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करके और ये अच्छे से उसका मायने समझते हुए डिस्टॉर्ट करके उत्तर दिया रविशंकर प्रसाद ने। उसका मैं क्या कहूं? प्रश्न था आपका कि वोट ऑन अकाउंट में क्या अवरुद्ध करेगी बीजेपी, आप ऐसी चीज करेंगे जिससे कि बीजेपी नाराज हो जाएगी। मैंने सिर्फ उसका उत्तर दिया है। मेरे को उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दें। मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से बार बार तेलंगाना के विषय में ये जानते हुए
कि डिस्कशन तो दूर, व्यापक डिस्कशन तो दूर, उसमें बातचीत भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्षेत्रीय मामला है। इसमें न कोई बीजेपी है, न कांग्रेस है, न टीआरएस है, इसमें सब कुछ क्षेत्रीय लाइंस होती हैं। उसके बावजूद बीजेपी ये कह रही है कि हमको व्यापक डिस्कशन चाहिए तेलंगाना बिल में, उसके बिना पारित नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ उस पर टिप्पणी की थी कि इस कारण वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि दिखाएं ऊपर से कि हम समर्थन कर रहे हैं, अंदर से पारित न हो। मैंने इस बात का कभी मना नहीं किया कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, तेलंगाना और सीमांध्रा के इशू में वो लाइनें वैसी ही हैं। मैं बता दूं रविशंकर प्रसाद जी को कि जब ये मुद्दा आएगा लोकसभा में, जब ये मुद्दा आएगा राज्यसभा में, तो बीजेपी का, देखिए बीजेपी का कोई एमपी नहीं है आंध्र प्रदेश, क्या कहेंगे वो, बीजेपी का कोई एमपी नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो समर्थन के घटक है, जो समर्थन करते हैं टीडीपी वाले, वो उसी लाइन को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पार्टी लाइन पे खड़े नहीं होते हैं, वो क्षेत्र लाइन पे खड़े होते हैं। सिंघवी साहब, दूसरा सवाल, अभी जो मजा ले रहे हैं रवि जी, वो इसलिए ले रहे हैं कि उनका तो वैसे ही जीरो अकाउंट है आंध्रा में, जहां तक बीजेपी का सवाल है। जी चलिए, आइए सिंघवी साहब, आपसे एक दूसरा सवाल है जिसको लेकर के आप ये मत समझिएगा कि ये चिंता बाजार की या बिजनेस वालों की है, ये चिंता हर आदमी की है कि इकोनॉमी की जो हालत है उसमें वोट ऑन अकाउंट में कोई विंडो ड्रेसिंग करके सब्सिडी के खर्चे अगले साल पर पास ऑन करते हुए अपना फिस्कल डेफिसिट का नंबर, अपना करंट अकाउंट का डेफिसिट का नंबर अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे चिदम्बरम साहब। चलिए, ये तो हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन और कोई पॉपुलिस्ट काम तो नहीं कर देंगे क्या? टैक्स की रियायतें और दे देंगे? ये सिर्फ खर्चे मांगने का मौका होता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड से, सरकार से और संसद से मंजूरी लेते हैं और पैसा लेने के लिए। क्या आप यहाँ पर बड़े चुनावी ऐलान करेंगे वोट ऑन अकाउंट में? देखिए संजय जी, इसके दो सरल उत्तर हैं। पहली बात, बजट भी जब होता है नॉर्मल, तब भी ये प्रश्न करना कि वो क्या करेंगे, इसका आपको कभी सही उत्तर मिल ही नहीं सकता। लेकिन इससे ज्यादा इस बार तो आप पूरी तरह से 100% अटकल कर रहे हैं। इस अटकल का आंसर कैसे हो सकता है? कल क्या हमारे ऊपर आसमान गिर जाएगा, विनाश हो जाएगा, बजट खराब हो जाएगा? ये कोई ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई बजट पहले पेश ही नहीं किया। मैं समझता हूँ ये अत्यंत नकारात्मक सा एक भय है। ये एक भय इस प्रकार का है जिसका कोई अटकल का कोई उत्तर नहीं दे सकते। मैं सिर्फ आपको पुराने 10 सालों का और एक 60 साल में कितनी बार बजट पेश किया है कांग्रेस पे, उसके कई बार वोट ऑन अकाउंट हुए हैं। 2004 में वोट ऑन अकाउंट हुआ था, 2009 में भी वोट ऑन अकाउंट हुआ था। क्या आपने पाया? इसका सही उत्तर तो ये है, क्या आपने पाया कि कोई ऐसा विनाशकारी चीज की गई जिससे पूरा भयभीत हो गया संसार? विनाशकारी नहीं, और कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को प्रयत्न कराया जा रहा है कि 1.5 साल की आर्थिक कठिनाइयों को याद रखें। गुड टाइम्स जो है 8.5 साल के, उनको भूल जाएं। 1.5 साल के तकलीफ वाले समय को याद रखें। लेकिन उस दौरान अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 10 पैरामीटर ले लीजिए, मेरे पास सामने आंकड़े हैं, तथ्यों के आधार पर आप डिबेट कर लीजिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए। एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसमें यूपीए 1 एनडीए से ऊपर है, यूपीए 2 एनडीए से ऊपर है। जीडीपी ग्रोथ लें आप, एग्रीकल्चरल ग्रोथ लें आप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लें आप, सर्विसेज ग्रोथ लें आप, पॉवर्टी रिडक्शन लें आप, एक एक आंकड़े हैं मेरे पास। ये बात सही है कि कुछ हद तक इलॉजिकल है, कुछ हद तक सत्तारूढ़ विरोधी एक फीलिंग हो जाती है कि सिर्फ 18 महीने को देखो, उसको लेमेंट करो, उसकी निंदा करो और 8.5 साल की उन्नति को भूल जाओ। और ये आंकड़े ऐसे हैं संजय जी जो 2013 तक के हैं मेरे पास, यानी 5 साल यूपीए 1 के और 4 साल यूपीए 2 के। इन 9 सालों के आंकड़े हैं। आर्थिक ग्रोथ 6%, जी आपने 8.4%, जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट 7.3% यूपीए 2 में। जी आपका कोर पॉइंट बिल्कुल सही, और मुझे लगता है कि इस पर पक्के तौर पर रविशंकर जी प्रवोक होकर के कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं सिंघवी साहब, इसलिए आपसे कोई बहस जीत पाना, आपने कह दिया कि डर है। डर नहीं है, एक वैलिड लालच होगा। आपकी पार्टी के लोगों ने कहा होगा वित्त मंत्री जी से कि इस वोट ऑन अकाउंट को भी आप अंतरिम बजट कहिएगा और कुछ ना कुछ चुनावी वादे, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट की झलक दिखा दीजिएगा। रविशंकर जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपने इनका डिफेंस सुना कि देखिए आंकड़े हमारे फेवर में हैं, फिर भी आप लोगों ने हमारे खिलाफ में माहौल बना दिया है। रविशंकर जी, देखिए संजय जी, पहली बात आप ये समझिए कि बजट में वो क्या देंगे, जो भी देंगे इनकी विदाई तय है 2 महीने बाद। हाँ, देश की और 10 साल में अगर बहुत कुछ नहीं कर सके तो विदाई के बजट के अकाउंट के झरोखे से क्या कर पाएंगे, ये चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन देश की आर्थिक अवस्था पर मुझे जरूर कुछ कहना है आपके चैनल पर विशेष रूप से। 1998 में जब एनडीए सत्ता में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में, तो देश की विकास दर थी 4.8%। और जब हम
2004 की 22 मई को विदा हुए संजय पुगलिया तो देश की विकास दर थी 8.5%। और इन 6 साल में कारगिल का युद्ध हुआ, संसद पर हमला हुआ, ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, 2002 में गुजरात का इतना बड़ा भूकंप हुआ और क्या नई चीजें हुई। लेकिन हमने कभी ग्लोबल फैक्टर्स का काम नहीं लिया। 4.8% के ग्रोथ रेट को 8.5% करके दिखाया। और जब चिदम्बरम साहब 2005 में बजट पेश कर रहे थे तो 4-5 के इकोनॉमिक सर्वे को रखते उन्होंने कहा था 30 साल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति हुई है 2003 और 2004 में। अब इनको 8.5 का बेस मिला, उस बेस पर इन्होंने खूब मस्ती करने की कोशिश की, अपने ऐड नहीं किया गुड गवर्नेंस से, और आज वो घटकर 4.8% संजय पुगलिया हो गया है। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी 1.5-2 साल की बात करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी आपकी सरकार की नाकामी, पॉलिसी पैरालिसिस, कुशासन, स्कैम, बैड गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण यह अवस्था नीचे गड़बड़ाई है। क्योंकि जो एनडीए का बेस था उसको आप संभाल नहीं सके। एक मिनट, मैं एक बात और कर दूं, आप बहुत बोले हैं, मैं एक बात कंप्लीट कर दूं। संजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई समस्या नहीं है, एफडीआई लाइए, बाकी लाइए। आज रोड सड़कें बनना बंद हो गई नेशनल हाईवे में, कहे थे 20 किलोमीटर बनाएंगे। आज पावर सेक्टर सिचुएशन गड़बड़ है, आज रियल एस्टेट सेक्टर गड़बड़ है, आज पूरा कोल के कारण पावर सेक्टर गड़बड़ है, आज स्कैम के कारण पूरा टेलीफोनी गड़बड़ है। क्या टेलीफोनी, क्या रियल एस्टेट, क्या नेशनल हाईवे, क्या पावर सेक्टर, सबको इन्होंने खराब कर दिया कुशासन, बैड गवर्नेंस के कारण। क्योंकि गुड गवर्नेंस श्रीमान मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार का अंग कभी नहीं रहा है। सिंघवी साहब, आप जाहिर है कि प्रसाद साहब की बात पर रिएक्ट करेंगे। जी संजय जी, उसके पहले एक सवाल प्रसाद साहब ने जो कहा उस पर एक सवाल दे दूं, फिर आपका वक्त है। मेरे को आप 1 मिनट दें, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप सवाल पूछे। 1 मिनट दें मेरे को प्लीज। जी ऐसा है, मुझे बड़ा हर्ष है कि आपके जैसे चैनल में जो आर्थिक मामलों से ज्यादा संपर्क रखता है और तथ्यों पे बात करता है, ये प्रश्न उठा है। मुझे ये अजीब लग रहा है कि जो एनडीए के प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार हैं, उनसे बड़ा फेक एनकाउंटर ऑफ फैक्ट रविशंकर प्रसाद जी ने अभी कर दिया 2 मिनट पहले। इतना बड़ा फेक एनकाउंटर ऑफ फैक्ट है कि मैं बताना चाहता हूं आपको 3 सेकंड में। जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे है। लेट मी फिनिश। कैमरा को दिखाइए सामने। प्लीज, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। इकोनॉमिक सर्वे मेरे सामने है। आपके उसकी फोटोकॉपी सामने है। आपके शब्दों से, आपके चीखने चिल्लाने से, मत करिए, आपके चीखने चिल्लाने से, आपके सामने आपके चीखने चिल्लाने की सारी आपके चीखने चिल्लाने की आदत है, आपके चीखने चिल्लाने की आदत है। चीख चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलते। सर, मुझे इंटरवीन करने दीजिए। बताता हूँ मैं आपको। सर, अब मुझे इंटरवीन करने दीजिए। प्लानिंग कमीशन, नहीं, आप नहीं कर सकते इंटरव्यू। सर, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए सिंघवी साहब प्रसाद साहब, एक मिनट, इनको ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इनको ये बयान मत करिए अभिषेक मनु सिंघवी। जी सिंघवी साहब, एक सेकंड। प्रसाद साहब, एक मिनट। प्रसाद साहब, एक सेकंड। सिंघवी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, सिंघवी साहब आपसे, नहीं, बिल्कुल ठीक है। सिंघवी साहब, नहीं, प्रसाद साहब आपको बोलने का वक्त देंगे। प्रसाद साहब आपको बोलने का वक्त देंगे। बिल्कुल, देखिए, मुझे आदत नहीं है ऐसे शो कंडक्ट करने की, मुझ पर दया दिखाइए आप लोग। सर, सिंघवी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, वापस दोहराना चाहता हूँ। सिंघवी साहब, आपसे मेरा सवाल है, सिंघवी साहब आपसे मेरा सवाल ये है, बहुत सिंपल। सर, एक सेकंड, झूठ बोल रहे हैं, देने वाले कोई नहीं होते। सर, आपसे एक सवाल है। नहीं, प्रसाद साहब, एक मिनट, प्रसाद साहब कृपया आप इनको बोलने दीजिए। सिंघवी साहब, आपसे मेरा सवाल सिंपल है, आप ये काउंटर अटैक मत कीजिए। नहीं, काउंटर अटैक मत कीजिए कि एनडीए ने क्या किया। मैं सर आपके कामकाज का हिसाब मांग रहा हूँ, आपके कामकाज का बताइए, बीजेपी का मत बताइए। नहीं, मैं नहीं बोलूं। हाँ, नंबर 1, अभी जो रविशंकर प्रसाद ने पिछले 10 मिनट से चीखना चिल्लाना किया है, उसका एक ही अभिप्राय है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं चोर के दाढ़ी में तिनका गया है। इंटरप्ट करूंगा। नंबर 2, आप इंटरप्ट नहीं करिए आप। मैं भी डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, सुनिए बात। नंबर 2, आपने फेक एनकाउंटर ऑफ फैक्ट्स किया है। फेक एनकाउंटर ऑफ फैक्ट्स ये है, सुनिए, प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट है। अब जरा सुनने की शक्ति रखिए आप, चीखने चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलते। आर्थिक ग्रोथ 2004, 98, 99 से 2003, 2004 एवरेज ग्रोथ रेट 6%। 2004, 2005 से 2008, 2009 एवरेज ग्रोथ 8.4%।
2008-9 से 2009-10 से 2012-13 7.3% ग्रोथ। ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, ऑफिशियल नंबर 1। सुनिए बात मेरी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मैं वापस बोल रहा हूँ विदाउट। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जवाब बाद में दीजिएगा, एक मिनट। एनडीए 2.9%। सिंघवी साहब, यूपीए सर माफ करिएगा, 3.1%। सवाल मेरा सिंपल है कि क्या आप लोग एक ऐसी विरासत छोड़ेंगे कि जिसकी सब्सिडी का खर्चा अगला वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष में झेलेगा, और इस वोट एंड अकाउंट में आप लोग पॉपुलिस्ट स्टेप्स अनाउंस नहीं करेंगे? एलपीजी जैसे कदम बहुत खतरनाक कदम है। देखिए, जो भी स्टेप राष्ट्रीय हित में होगा निश्चित रूप से अनाउंस होगा, जो स्टेप राष्ट्रीय हित में नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन अभी एक सेकंड पहले रविशंकर प्रसाद ने बिजली की बात की, मुझे अचंभा है, आश्चर्य है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डबल हुआ है हमारे 10 वर्षों में, डबल। एडिशन टू जनरेशन कैपेसिटी डबल हुई, 5 गुना हुई है, 3,805 मेगावाट से 15,717 मेगावाट। और ये बिजली की बात कर रहे हैं। अगर आप तथ्यों के आधार को छोड़ के हवा में बात करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं रैलीज में, जो कि हम देख रहे हैं भाषणों में, तो मैं क्या कह सकता हूं? मेरे पास प्लानिंग कमीशन की 10 पैरामीटर्स पे चार्ट है, 10 पैरामीटर्स में। जी आइए, मैं एक्चुअली इसमें और भी पॉइंट कवर करना चाहता हूं। अच्छे नहीं है जी, बचे हुए वक्त में और भी पॉइंट कवर करना चाहता हूं। रविशंकर जी, आपकी पार्टी के बारे में चूंकि एक अभी पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें। बीजेपी के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं कि इनका इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा। जाहिर है कि आपका एक मैनिफेस्टो आने वाला है, जब वो आएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सब्सिडी के मसले पर और एफडीआई इन रिटेल के मसले पर, इससे बाजार को, कारोबार को और आम आदमी को जिसको नौकरी चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोग भी ग्रोथ की बात करते हैं, जॉबलेसनेस के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आपकी जो पॉलिसीज हैं वो अभी भी धुंधली हैं, साफ नहीं है। सब्सिडी के मसले पर आप सफाई देना चाहेंगे? पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने क्यों अभिषेक मनु सिंघवी को इंटरप्ट किया था कि ये डॉक्यूमेंट उनका है जी। चिदम्बरम साहब ने ये इकोनॉमिक सर्वे 26 फरवरी 2005 को प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा था कि एनडीए के समय की ग्रोथ 8.5%, 30 साल की हाईएस्ट है, सिर्फ 2 साल छोड़ कर के, और हमें विरासत मिली थी 4.8% की। उस बड़ी ग्रोथ रेट को इन्होंने गिरा करके 4.8% ले आया, जहां एनडीए ने शुरू किया था। और ये वो प्लानिंग कमीशन का एवरेज निकालते हैं, जिसके चेयरमैन मनमोहन सिंह हैं, जिसके डिप्टी चेयरमैन मनटेक सिंह अहलुवालिया हैं। ये पूर्वाग्रह ग्रस्त इलेक्शन कमीशन, जो कांग्रेस का एक प्रकार से मुखौटा है, वो इस तरह का एवरेज निकालता रहता है। उसकी बात छोड़ दीजिए आप। देश की आर्थिक स्थिति संजय पुगलिया क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अभिषेक से पूछिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों माइनस में चला गया है? आप मुझे बताइए। भारत की कंपनियां विदेश में पूंजी निवेश क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहां एनवायरमेंट क्लियरेंस में परेशानी है, यहां पर बाकी क्लियरेंस में परेशानी है, यहां एक से एक समस्या है। माइनिंग इतने साल से बंद है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है कि एक माहौल बनाए। तो जो अच्छे आर्थिक विकास के लिए इनेबलिंग एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं, एब्सेंस ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस होता है, उसके कारण एक समस्या है जी। संजय जी, मैं आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं। आज अब देश की विकास दर 4.8% है, मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की, तो ऐसा क्या है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपके गोवा हो, एक आध कांग्रेस के भी हो सकते हैं, सबों की ग्रोथ रेट 10% प्लस है, वहां पूंजी निवेश हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां गुड गवर्नेंस है, वहां निर्णय समय पर होते हैं, वहां पारदर्शिता है, वहां प्रामाणिकता है। यहां स्कैम है, यहां लूट है, यहां परेशानी है। सर, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट रखा, मैं अपनी बात और कम। अब आपने कहा हमारी क्या स्थिति होगी, हम पहली बात यह है वो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाएंगे। नहीं सर, इसीलिए मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। सब्सिडी और रिटेल एफडीआई जैसे मुद्दे हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आपकी आर्थिक नीतियों के प्रति क्या ईमानदारी है इस पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, सब्सिडी और रिटेल एफडीआई के कारण आपकी आर्थिक नीतियों की सफाई पर हम लोगों को शक होता है। नहीं, पहली बात मैं आपको साफ बता दूं, हर प्रकार का एफडीआई देश के हित में कोई जरूरी नहीं है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कभी विरोध किया क्या? हमने बाकी में विरोध किया क्या? एफडीआई रिटेल, भारत के रिटेल सेक्टर जो पारंपरिक सेक्टर है, जिसमें 5 करोड़ प्रत्यक्ष, लगभग 20 करोड़ अप्रत्यक्ष लोग काम करते हैं, उसमें कठिनाई है।
तो हमने उसकी बात कही। आप देख लीजिए कितना एफडीआई रिटेल में ला पाए, मुझे बताइए आप। चलिए, ये आपका फेयर पॉइंट है। बात मुझे जी, समय की सर बहुत कमी है मेरे पास। सब्सिडी जी, समय की सर बहुत कमी है। सब्सिडी का सवाल है, तो मैं आपने इतना कहना चाहता हूं, हम रेवेन्यू इतना जनरेट करेंगे कि गरीबियों के लिए अच्छे प्रोग्राम कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की लाड़ी लक्ष्मी योजना पॉपुलर है। रमन सिंह का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, चावल बाबा माने जाते हैं, वो पॉपुलर है। आपके गुजरात में बहुत से प्रो पुअर प्रो पीपल पॉलिसी चलते हैं, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट भी है, वहां ग्रोथ भी है, वहां रेवेन्यू भी है। सिंघवी साहब, आपने इनकी बात सुनी, उसमें एक ही पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं। संक्षेप में ये कहना चाहता हूं, मैं जल्दी से बता। बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे लोग पैसा नहीं लगा रहे, बाहर के कैसे आएंगे? मैंने 80% जो सुना है वो शब्द हैं, उनका मैं उत्तर नहीं दे सकता। एडजेक्टिव्स हैं, उनका मैं उत्तर नहीं दे सकता। तथ्य मैंने नहीं सुने 15-20% से ज्यादा। अगर तथ्यों में बात करनी है तो मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। बिल्कुल सर, 30 सेकंड। 6 वर्ष थी एनडीए, 5 वर्ष थी यूपीए 1 और 4 वर्ष के आंकड़े दे रहा हूं यूपीए 2 के, ये मानकर के पिछला वर्ष गिरावट का रहा है। इस 6, 5 और 4 के आंकड़ों में बिजली का जनरेशन 5 गुना ज्यादा। एडिशन अभिषेक, आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। एक मिनट आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम क्यों नहीं हुई? 100 MT आप इंटरप्ट कर रहे हैं। 30 सेकंड है, जानते हुए इंटरप्ट कर रहे हैं। 30 सेकंड सिंघवी साहब, 30 सेकंड। सीमेंट प्रोडक्शन 100 MT से 170 MT, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 200 MT से 244 MT। फिर भी मैन्युफैक्चरिंग डाउन उन्होंने किया, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग माइनस में हमने किया 2 फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। हर आंकड़े डबल या 3 गुना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दरअसल जी, ये सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा और एक माहौल बनाने का प्रयत्न करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और मेरे पास एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, सर्विसेज ग्रोथ है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सिंघवी साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चला है। 1 मिनट संजय जी, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की सर, उनके वक्त था 25.2%। सर, वक्त बिल्कुल समाप्त हो चला है। एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर। प्रसाद साहब 10 सेकंड। प्रसाद साहब को 10 सेकंड। अगर इनकी दुनिया इतनी रूहानी है, इतनी चमकदार है, तो मैन्युफैक्चरिंग माइनस में क्यों जा रहा है? चलिए सर, ठीक है। अब मेरा आपसे आप दोनों चुप रहिए सर। अभिषेक चुप रहिए, जवाब दे दीजिए। अगर इतना है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अगर सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सर मेरे पास सर्वे आया है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक बात लेकिन सर मैं चाहता हूँ, इग्नोर कर रहे हैं, लफाजी आप कर रहे हैं सर। मेरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, जमीन पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिंघवी साहब और प्रसाद साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो 1 मिनट सर, 1 मिनट। 6 साल गिन रहे हैं एनडीए के और 9 साल इग्नोर कर रहे हैं यूपीए के। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सर एक बात कहना चाहता हूँ, सर एक बात कहना चाहता हूँ। सुनिए, दर्शकों के बिहाफ में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोगों की टोका टाकी को आज वाला जो हुआ उसको हम माइनस कर दें, तो आप दोनों अपनी पार्टियों की तरफ से आर्थिक नीतियों पर सरल ढंग से और जोरदार ढंग से बोलने के लिए बहुत ही निष्णात, बहुत ही कुशल प्रवक्ता और नेता हैं। आप दोनों से मैं सार्वजनिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी से लेकर चुनाव तक सीएनबीसी आवाज के लिए आप लोग दोनों कृपया हमारे लिए ज्यादा वक्त निकालिए, साथ में अच्छी जुगलबंदी किया करेंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।